नमस्कार बच्चों, मैं सोनू साकला, आपके एसएसटी की टीचर श्री सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। कल हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, भारत के आकार और स्थिति। कल हमने देखा भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति को समझा था। उसे हम मैप में एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। ये है भारत का मैप। भारत की अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या याद रखना है अक्षांशीय स्थिति में भारत की, कि भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में। भारत की स्थिति आपको याद रखनी है, उत्तरी गोलार्ध। फिर भारत की देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध। क्या होगा? पूर्वी गोलार्ध। दोनों चीज ध्यान रखनी है आपको, पूर्वी गोलार्ध। अब भारत की स्थिति क्या हो गई? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे ऊपरी या शीर्ष बिंदु है जो क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल। क्या कहलाता था? इंदिरा कॉल। और भारत का सबसे मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कहलाता है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? कन्याकुमारी। जो भारत का सबसे अंतिम बिंदु है वो कहलाता है, जो 2004 को सुनामी में डूब गया, वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है इंदिरा कॉल, भारत की स्थलीय भूमि का अंतिम बिंदु कहलाता है कन्याकुमारी, और भारत की मुख्य भूमि का सबसे अंतिम बिंदु कहलाता है इंदिरा पॉइंट, जो 2004 में सुनामी में डूब गया। यह है भारत के बीचों बीच में से निकलने वाली कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कर्क रेखा ये भारत को दो भागों में बीचों बीच में बराबर बांटती है। और भारत की मानक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो पूरे भारत के लिए एक मानक समय को निश्चित करती है। अब हम आप कल के आगे आज वापस पढ़ेंगे। यह है आज भारत और विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। सबसे नीचे दक्षिण तक हिंद महासागर से लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। हिंद महासागर क्या काम करता है? भारत को यूरोपीय देशों और पूर्वी देशों से मिलाने का काम करता है। यह भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवर्त फैला हुआ है। भारत का जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है वो हिंद महासागर के शीर्ष तक फैला हुआ है। पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। भारत का जो प्राचीन समय से समुद्री व्यापार हो रहा है वो हिंद महासागर से हो रहा है। किन किन देशों से हो रहा था? पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप और पूर्वी तट के माध्यम से है, जो एशिया के पूर्वी देशों के साथ है, जो ये भारत में व्यापार का कार्य हिंद महासागर के द्वारा होता था। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, यानी हिंद महासागर से और भी बहुत से देशों की सीमाएं लगती है, लेकिन जितनी लंबी चौड़ी सीमा भारत देश की लगती है उसकी और किसी भी देश की नहीं लगती है। इसी कारण भारत है जो हिंद महासागर का सीमा, तटीय सीमा बनाने वाला एक महत्वपूर्ण देश है, और इसी कारण हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है।
पहले जब भारत का व्यापार होता था यूरोपीय देशों से, तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप का एक चक्कर लगाकर उन्हें भारत पहुंचना पड़ता था। लेकिन 1869 में जब स्वेज नहर का निर्माण हो गया, तो भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई। स्वेज नहर है जो अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र में है, ये अटलांटिक महासागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। इन दोनों सागरों के बीच में स्वेज नहर के निर्माण से भारत की जो यूरोप से आने वाली दूरी थी वो 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। ये कल हमने देखा था भारत से बड़े 6 देश हम बताया था। सबसे पहले इस तरफ आपको ध्यान रखना है रूस, मैप में इस तरफ रूस के जस्ट सामने है कनाडा, पहला, फिर दूसरा, तीसरा वापस उसी के नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम यूएसए कहते हैं, फिर इसके सामने चौथा चीन, वापस इस तरफ पांचवा ब्राजील याद रखना है, और इसी के सामने याद रखना है छठा ऑस्ट्रेलिया। सारे देश एक दूसरे के आमने सामने, इसलिए आराम से याद हो जाएंगे। रूस, रूस के सामने कनाडा 2 नंबर, कनाडा के नीचे तीसरा यूएसए, यूएसए के सामने चीन 4 नंबर, फिर नीचे दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील, ब्राजील के सामने ऑस्ट्रेलिया, और इन सबके बीच में हमारा 7वां देश है भारत, जो विश्व में 7 बड़े देशों में गिना जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये है पूरा किस तरह से भारत का दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था। ये इसका स्थलीय और समुद्री मार्ग है। ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर से ये यहाँ पर स्वेज नहर का निर्माण होने से, ये स्वेज नहर दिखाई दे रही है, ये है उत्तरी, ये है भूमध्य सागर और ये लाल सागर, इन दोनों को जोड़ने का काम इस स्वेज नहर ने किया। इस स्वेज नहर के बन जाने से भारत का व्यापार है जो यूरोप से 7,000 किलोमीटर से रास्ता क्या हो गया, कम हो गया। पहले भारत को व्यापार करने के लिए पूरे यूरोपियन लोगों को एशिया महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा के आना होता था, लेकिन अब स्वेज नहर से ही सीधे है जो जहाज आने लग गए, और ये भारत के मुंबई और श्रीलंका और से होते हुए भारत दक्षिण पूर्वी एशिया तक व्यापार करते हैं। स्थलीय मार्ग में आपको ध्यान रखना है अफगानिस्तान के यहाँ पर है हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत को पार कर कर भारत से जो मध्य एशिया, यूरोप और उत्तरी एशिया में भारत के लोग हैं जो व्यापार के लिए जाते थे। 2 रास्ते ध्यान रखना है, एक स्थलीय मार्ग का रास्ता, एक समुद्री मार्ग का रास्ता। स्थलीय मार्ग के रास्ते में अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत को पार करना पड़ता था, और समुद्री मार्ग में है जो स्वेज नहर को पार करके भारत है जो विश्व के दूसरे देशों के साथ व्यापार से जुड़ा हुआ है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। समुद्री मार्ग का पता बाद में चला, पहले लोग किससे यात्रा करते थे, स्थल मार्ग से यात्रा करते थे। इन मार्गों में से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। व्यापार के समय क्या होता था, व्यापारी एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाता था तो केवल अपनी वस्तुओं को ही नहीं बेचता था, बल्कि अपने विचारों का भी उस दूसरी जगह पर क्या करता था, आदान प्रदान करता था। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क था। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंचे। भारतीय एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने चाहते थे तो अपनी भाषा, अपनी साहित्य आदि की जानकारी भी अपने साथ है जो दूसरे देशों में उन्होंने पहुंचाया था। इसी प्रकार भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों ने क्या किया, हमारे देश के जो रामायण, महाभारत, हमारे वेद, पुराण, उपनिषद थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, और उनको है जो अपने देश में लेकर अपने देश की भाषाओं में उनका अनुवाद करके उन्हें पूरे विश्व तक पहुंचाया। भारत के मसाले और मलमल, दक्षिणी भारत के हमारे मसाले और हमारी बंगाल, ढाका की मलमल आदि पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी प्राचीन काल में।
कपड़े और व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। स्थापत्य कला, जो जो व्यक्ति यहाँ पर आया, जिसने यहाँ आकर निवास किया, यहाँ रहने लग गए, उन्होंने यूनान की स्थापत्य कला को भारत की स्थापत्य कला के साथ मिलाकर एक नवीन शैली को जन्म दिया। इस प्रकार से जब दो जातियों या दो नवीन संस्कृतियों का आपस में मिलान होता है तो एक और नई शैली का विकास हो गया था। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ में, उत्तर में चीन व तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ में, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिए। पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या बताइए। भारत के पश्चिम और पूर्वी तट के केंद्र शासित प्रदेश, पहले मैप समझ लेते हैं। ये है भारत का ये भारत का मैप है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। भारत का सबसे पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो कि भारत की आजादी के साथ ही 14 अगस्त 1947 को बना था। पाकिस्तान कब बना था? 14 अगस्त 1947 को भारत के दो टुकड़े करके पाकिस्तान बना था। भारत का दूसरा पड़ोसी देश अफगानिस्तान, तीसरा पड़ोसी देश है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा भूटान, छठा देश है म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। ये 7 देश है जो भारत की स्थलीय सीमा से लगते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देशों में आपको स्थलीय सीमा से लगने वाले 7 देशों के अतिरिक्त 2 देश जो भारत की समुद्री सीमा से लगते हैं, उनको भी ध्यान रखना है। 8वां भारत का पड़ोसी देश जो समुद्री सीमा से लगता है श्रीलंका, और 9वां देश है भारत का पड़ोसी देश मालदीव। इस तरह भारत के कुल 9 पड़ोसी देश है, जिनमें से 7 है जो भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं और 2 देश है जो भारत की समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा किताब में करेक्शन ध्यान रखना है कि भारत में 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। उस समय भारत में केंद्र शासित प्रदेश थे 8। फिर आगे आपको ध्यान रखना है कि 31 अक्टूबर 2019 से भारत के जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा न देकर केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया और जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब भारत में जो राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। 8 पहले थे, अब 9 हो गए थे। सॉरी, यहाँ पे 7 है। 2 जून 2014 को 29वां राज्य तेलंगाना बनने के साथ 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया। तब भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए। वापस 26 जनवरी 2020 को दमन दीव प्लस दादर नागर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने से भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ये पूरा क्रम आपको ध्यान रखना है। एक बार पुनः बोल देती हूँ। 2 जून 2014 को 29वां राज्य तेलंगाना बना।
और भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया, उसको राज्य के दर्जे से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 राज्य बनाए, तो अब हमारे यहाँ राज्य की केंद्र शासित प्रदेश बने। अब हमारे यहाँ 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पुनः 26 जनवरी 2020 को दमन, दीव और दादर नागर हवेली को मिलाकर जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों को मिलाने से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 और राज्यों की संख्या हो गई 28। तो वर्तमान में 26 जनवरी 2020 के बाद आज तक हमारे यहाँ राज्यों की संख्या कितनी है? 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। ये आपको याद रखना है। अब प्रश्न देखते हैं, पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या। तो पश्चिम के केंद्र शासित प्रदेश आपको ध्यान रखने हैं, मुख्य रूप से है दमन दीव प्लस दादर नागर हवेली, दोनों एक है। और दूसरा ध्यान रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जबकि पूर्वी तटों के ध्यान रखने हैं आपको पुडुचेरी और दूसरा है, एक मिनट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं है, यहाँ पे आएगा लक्षद्वीप। पश्चिमी तट में आपको याद रखना है दमन दीव, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप याद रखना है। यहाँ ध्यान रखना आपको लक्षद्वीप। जबकि पूर्वी तटों पे है पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरह से पश्चिमी तट पे भी 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दमन दीव, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप। और पूर्वी तट पर भी 2 केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य। सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। आगे, कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? इसमें आपको ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय सीमा से तट नहीं करने वाले राज्यों में भारत के मैप में देखिए आप, सबसे ऊपर ध्यान रखना है, सबसे पहले हरियाणा अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करता, पहला। दूसरा दिल्ली टच नहीं करता है, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड और छठा तेलंगाना। ये 6 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कह दो, दिल्ली इसमें केंद्र शासित प्रदेश है, जो किसी भी ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच होते हैं न ही समुद्री सीमा को टच करते हैं। एक बार वापस देख लीजिए, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये राज्य है जो भारत के किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा या समुद्री तट को नहीं छूते हैं। बाकी भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहीं कहीं किसी न किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा या समुद्री सीमा से लगे हुए या जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। अब आपको करना है पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य, चीन की सीमा से लगने वाले, म्यांमार की सीमा से और बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले राज्य। अब इसको आप मैप में और अच्छे से समझ लीजिए। पाकिस्तान की सीमा से भारत के राज्य लगते हैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 3 तो राज्य लगेंगे, कितने लगेंगे? 3 राज्य लगेंगे पाकिस्तान की सीमा से और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगेंगे जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो कुल कितने राज्य लग रहे हैं? कुल कितनी संख्या हो जाएगी? 5 संख्या हो जाएगी। 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर और 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात है जो पाकिस्तान की सीमा से लग रहे हैं। उसी प्रकार से अब चीन की देखते हैं। चीन से जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश तो एक ही लग रहा है, लद्दाख, जबकि राज्य कितने लग रहे हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ है हमारा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य है जो चीन से लग रहे हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब उसी तरह से नेपाल का देखते हैं।
नेपाल का है जो भारत के राज्य लगेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। 4 राज्य है जो नेपाल के साथ भी है जो सीमा रेखा बनाते हैं। भूटान के साथ 3 राज्य बनाएंगे, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये 3 राज्य बनाएंगे भूटान के साथ। म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों में आपको ध्यान रखना है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 3 राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। थोड़ी सी अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है, तो या 3 की जगह आप 4 कर लीजिए। थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश भी म्यांमार के साथ लगता है। बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाने वाले में पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। 5 राज्य ध्यान रखने हैं, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, 4 राज्य है। ठीक है, इस तरह से भारत के साथ सीमा रेखा बनाने वाले पड़ोसी देशों में पाकिस्तान के साथ लगेंगे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। चीन के साथ लगेगा 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य। नेपाल के साथ लगेंगे 4 राज्य, भूटान के साथ 3, म्यांमार के साथ 4 और बांग्लादेश के साथ भी 4 राज्य है जो हमारी स्थलीय सीमा लगा जिसकी मिलती है। अब यहाँ एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, पाकिस्तान के साथ लगने वाली हमारी सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। वहीं चीन के साथ लगने वाली सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। 2 रेखा विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है, पाकिस्तान से साथ लगने वाली रेड क्लिफ और चीन के साथ लगने वाली मैकमोहन रेखा। समझ में आ गया आपको कि हमारे पड़ोसी देश, भारत के राज्यों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या और पड़ोसी देश। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। यानी जब से भारत में अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया, मुख्य रूप से वैसे 1600 में अंग्रेज आ गए थे, लेकिन हमें ध्यान रखना है 1857 से। 1857 के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन कर दिया गया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट का सीधा भारत पर अधिकार हो गया, उसके बाद से भारत में 2 प्रकार के प्रांत हो गए थे, राज्य हो गए थे। पहले प्रांत था जहां ब्रिटिश सीधा अपना अधिकारी वायसराय नियुक्त करते थे और वायसराय के द्वारा शासन होता था, और दूसरी थी रियासतें जहां हमारे राजा शासन करते थे और वहां पर एक ब्रिटिश अधिकारी को नियुक्त किया हुआ था। इस प्रकार 15 अगस्त तक भारत में इन्हीं 2 प्रांतों के द्वारा है जो शासन किया जाता था। लेकिन जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, उस समय भारत में है जो 9 राज्य आजादी के बाद, आजाद होने के बाद 2 इसमें से पाकिस्तान में चले गए थे। कुल 11 राज्य थे ब्रिटिश प्रांत। अब कितने बच गए थे? 9 राज्य, लगभग 559 रियासतें थी और 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत की आजादी के समय थे। और वर्तमान में कितने ध्यान रखना है आपको? 26 जनवरी 2020 के बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको ध्यान में रखना है। लास्ट, दक्षिण में समुद्र पर हमारे पड़ोसी 2 द्वीप है, 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। ये श्रीलंका है हमारा दक्षिणी समुद्र में और ये मालदीव है। ये 2 हमारे भारत के समुद्री भाग में लगने वाले प्रमुख पड़ोसी देश है। भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। ये है भारत के और श्रीलंका के बीच में एक रास्ता। यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी और इधर है बंगाल की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों खाड़ियों को जोड़ने का काम करता है पाक जल संधि। कौन करती है? पाक जल संधि। जल संधि क्या होती है? जो 2 समुद्रों को मिलाने का
और दो स्थलीय भूभाग को अलग करने का काम करती है। स्थलीय भूभाग कौन सा है? एक भारत का, एक श्रीलंका का। ये दोनों तो अलग हो रहे हैं और मिल कौन रहे हैं? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं किसके द्वारा? पाक जल संधि के द्वारा। इसी तरह से मालदीव और लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ये हमारा लक्षद्वीप समूह है और ये मालदीव देश है। इन दोनों को अलग करने का काम करता है 8 डिग्री चैनल। दो चीज याद रखनी है, लक्षद्वीप और मालदीव को अलग कौन कर रहा है? 8 डिग्री चैनल। भारत और श्रीलंका को अलग कौन कर रहा है? पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को मिलाने का काम कौन कर रहा है? पाक जल संधि। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे हैं। अपने भारत एक ऐसा देश है जिसने विश्व प्राचीनतम सभ्यताओं का होने के बाद भी कभी भी किसी भी देश के साथ है जो युद्ध या आक्रमण का संबंध नहीं रखा है। भारत ने सभी देशों के साथ अपने संबंध को कैसा रखा है? अच्छा और भाईचारे का संबंध बना के रखा है। भारत ने पहले से कहीं किसी भी देश के साथ युद्ध शुरू नहीं किया है। इसी कारण के भारत के ऐतिहासिक संबंध क्या है? बहुत अच्छे माने जाते हैं। आपका ये लेसन यही खत्म होता है। कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप क्वेश्चन लेसन को रिवाइज कीजिएगा और जो भी चीजें एक्स्ट्रा चीजें बताई गई है उनको आप याद रखिए और उनके शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। आज की लाइव क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद बच्चों।